बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 34 कक्षा 10वीं जिसका विषय सामाजिक विज्ञान है और तिथि है 28 सितंबर। और आज हम पढ़ने वाले हैं संघवाद। संघवाद क्या होता है, किसे कहते हैं संघवाद? संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं आज हम पढ़ेंगे। संघीय सरकार में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। कौन से? संघीय सरकार में दो या दो से अधिक स्तर की। संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकार का अधिकार क्षेत्र के संविधान स्पष्ट वर्णित होते हैं। ठीक है, आगे संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यानी कि अगर जो संघीय व्यवस्था है, संविधान के मौलिक प्रावधान है और किसी एक स्तर की जो सरकार होगी वो नहीं बदल सकती। ठीक है, संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना है। यानी कि देश की एकता को सेफ करना है, ठीक है, और विविधता का सम्मान करना, ठीक है, संघीय व्यवस्था का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया है संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार हो तो वो संघात्मक सरकार होती है। और एकात्मक सरकार कौन सी होती है? शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। वो हमारी कौन सी होती है? एकात्मक सरकार होती है। ठीक है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार आदेश नहीं दे सकती। जो केंद्रीय सरकार है वो राज्य सरकार को कोई विशेष प्रकार के जो आदेश हैं कमांड नहीं करेगी। ठीक है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को विशेष आदेश नहीं दे सकती। इसमें केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को विशेष आदेश नहीं दे सकती। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं। राज्य सरकार जो है उनके पास जो अपनी शक्ति होती है और वह इसके लिए वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कैसे होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। और राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। यानी कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार को जवाबदेह होती है। किसमें? एकात्मक सरकार में। जैसे कि उदाहरण लेंगे अगर हम संघात्मक सरकार का, तो भारत हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया इत्यादि, ये सब संघात्मक सरकार में आते हैं। उदाहरण अगर हम एकात्मक सरकार का लें तो जैसे कि फ्रांस हो गया, चीन, जापान इत्यादि, ये सब हमारे एकात्मक सरकार का ठीक है हो गए। उसके बाद आगे हमें दिया है संघवाद के प्रकार। संघवाद के प्रकार हमें बताया है तो जैसे कि 7 आकर संघ बनाना। एक प्रकार तो ये होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों के साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन करना। ठीक है, सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता का एक समान होती है। और जो सारी स्वतंत्र राज्य उनकी सत्ता कैसी होगी? एक समान होती है। जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, संयुक्त हो गया राज्य अमेरिका आदि, ये सब। ठीक है, उसके बाद साथ लेकर संघ बनाना, यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका क्या मतलब हुआ? एक बड़े देश द्वारा, यानी कि कोई बड़ा देश है, अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अपनी जो आंतरिक विविधता है उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करे। ठीक है, वो केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है और जो केंद्र है वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। जैसे कि हमारा हो गया भारत, जापान और आदि, ये इसके कुछ उदाहरण हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप में किया गया है। तो वो कौन से स्पष्ट रूप हैं वो पढ़ लेते हैं, चलिए। तो जैसे कि संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, है ना, बैंकिंग, समाचार का मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व का विषय है। पूरे देश के लिए इन मामलों पर एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है। यानी कि जो भी नीति होंगी इन सब पर एक ही तरह की होंगी। ठीक है, इसी कारण इन विषयों के संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। यानी कि सिर्फ
कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। ठीक है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व का विषय है। ठीक है। राज्य सूची में वाणिज्य विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। कौन सी सरकार? सिर्फ राज्य सरकार। ठीक है। उसके बाद समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं, यानी कि इसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने के अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों का ही है। ठीक है। दोनों इसमें उनका दोनों का अधिकार होता है। लेकिन जब दोनों कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्यता होती है। अगर मान लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का टकराव हो तो उसमें केंद्र सरकार का ही कानून माना जाता है। ठीक है। संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं और जो बाकी के बचे हुए विषय होते हैं, बाकी के बचे हुए क्षेत्र होते हैं, वो कैसे केंद्र सरकार के अधिकार में हो जाते हैं। उसके बाद आगे हमें कुछ प्रश्न पूछे हैं, 2 प्रश्न पूछे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संघवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। ये रहा हमारा उत्तर फर्स्ट, यानी कि पहला। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकार के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद सेकंड में पूछा गया है कि साथ आकर संघ बनाने व साथ मिलकर संघ बनाने के कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये तो हमारी वर्कशीट में ही है ना। साथ आकर संघ बनाने के यहाँ से हम लिखें, अगर साथ आकर संघ बनाने के लिए, एक मिनट, ये देखिए, तो हम यहाँ पर जैसे फर्स्ट हम लेंगे ये कि साथ आकर संघ बनाना, तो उसके उदाहरण जैसे कि यहाँ पर दिया ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। ठीक है। साथ लेकर संघ बनाना, इसका होगा जैसे कि भारत, जापान और आदि। तो ये हमारा उत्तर नंबर 2 हो गया। ठीक है। उत्तर हमारा दूसरा हो गया। तो बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।